अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। वी आर डाउन टू द बिजनेस एंड ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप में आज पहला क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा फ्रांस और मोरक्को के दरमियान। ये मैच पाकिस्तान के वक्त के हिसाब से रात 1 बजे खेला जाएगा और ये आपको बताते चलें कि ये दोनों टीमें अब तक इस इवेंट में अनबीटन हैं। लेट्स हैव अ लुक। आर या पार की जंग, कौन करेगा किसको दंग। फीफा वर्ल्ड कप का पहला क्वार्टर फाइनल फ्रांस और मराकश के दरमियान खेला जाएगा। फ्रांस की टीम खतरनाक, कप्तान एम्बापे हरीफ पर झपटते गोल करके ही दम लेते हैं। मिडफील्ड की जान मिकेल ओलिसे उम्दा परफॉर्मेंस के लिए तैयार। उस्मान डेम्बेले फ्रेंच टीम के ट्रम्प कार्ड, रवा इवेंट में हैट्रिक दाग चुके हैं। Dembele, oh, he has a World Cup hat-trick. And it's taken him 32 minutes to get there. मराकश के इस्माइल साइबारी अपनी टीम की स्ट्राइक फोर्स। What a finish! Ismail Saibari! इब्राहिम डियाज, अशरफ हकीमी और इजुद्दीन ओनाही भी वार करने को बेकरार। And there's a strike and in! Azzedine Onahi! हेड टू हेड मुकाबले में फ्रांस को वाज़ेह सबकत हासिल। 6 में से सिर्फ 1 मैच हारा, 1 ड्रॉ, 4 में फतह समेटी। Scores his second of the night! रवा इवेंट में दोनों टीमें नाकाबिले शिकस्त। फ्रांस की टीम मुश्तरका तौर पर सबसे ज्यादा 14 गोल कर चुकी है। मराकश ने 5 मैचों में 10 बार गेंद जाल में पहुंचाई। To put the gloss on it, we already knew what the outcome was going to be. आदाद शुमार फ्रांस को फेवरेट बता रहे हैं, लेकिन मराकशी टीम सरप्राइज करने की भरपूर सलाहियत रखती है। Saibari again! स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आपके जाने पहचाने अली तैयब, फुटबॉल एनालिस्ट। अली, मुझे ये बताइएगा कि क्या मोरक्को वो पिछले सेमीफाइनल का बदला ले सकता है? पॉसिबिलिटी, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑन द डे, लेकिन जाहिर है फ्रांस इज फुल ऑफ क्वालिटी। एग्जैक्टली, ठीक है ना। लुक एट द फ्रंट थ्री, आप बात करें एम्बापे के अलावा उस्मान डेम्बेले प्लेयर ऑफ द ईयर है। उसके बाद माइकल ओलिसे का सीजन जैसे बायर्न म्यूनिख के साथ रहा है और उसी फॉर्म को उसने किस तरह वर्ल्ड कप में ट्रांसपायर किया। आई मीन ही इज़ द ऑर्केस्ट्रेटर। वो जिस तरह पूरी मिडफील्ड, उसके अलावा फिर आप इनको हटके फिर डिफेंस में भी आ जाएं, ऊपर मकानों को देख लें आप। विलियम सलीबा, टाइटल विनिंग सीजन आर्सेनल के साथ, ही वाज द बैकबोन ऑफ द आर्सेनल डिफेंस। उसके पास पे मैनियन, मतलब फ्रांस का अच्छा चल रहा है। हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि वो अनदर लेवल पे हैं और वो जिस तरह की फुटबॉल खेल रहे हैं, जहाँ अग्रेशन दिखाना होता है वहाँ अग्रेशन दिखाते हैं। लोगों को शायद पैराग्वे से 1-0 का जो वो जीत है वो लगा कि इतना ज़बरदस्त नहीं खेले, बट दैट वाज मोर ऑफ अ रेसलिंग मैच। वहाँ पे उन्होंने ये समझा कि हमें रिजल्ट बेस्ड फुटबॉल खेलनी है। बिल्कुल, वो उनको फ्री फ्लोइंग उनकी फुटबॉल खेलने दी, लेकिन यहाँ पे मोरक्को भी ओपनली खेलते हैं। आप अगर राइट फ्लैंक से अशरफ हकीमी को देखें, उसके मिडफील्ड में इब्राहिम डियाज को देखें, इब्राहिम साइबारी को देखें, लेफ्ट पे मजरावी को देखें। आई मीन मोरक्को लास्ट वर्ल्ड कप सेमीफाइनलिस्ट, दे लॉस्ट टू फ्रांस, दे हैव दैट इन देयर माइंड। अपसेट कर सकते हैं। देखें, ऑन द डे एनी टीम कैन हैव अ गुड डे, एनी टीम कैन हैव अ बैड डे। फ्रांस के साथ ऐसा लगता नहीं, वो इतना टफ गेम पैराग्वे के साथ खेल के आ रहे हैं, विच शोज़ कि अगर चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी है, कोई टीम उनको फुटबॉल खेलने से रोकती है, ज़्यादा फिजिकलिटी शो करती है, तो दे हैव अ डिफरेंट डायमेंशन टू द गेम। वो इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ है उनके प्लेयर्स के पास, चाहे एम्बापे हो, चाहे उस्मान डेम्बेले हो, चाहे बारकोला हो, डेज़री डुए हो, माइकल ओलिसे हो, रैबियो हो, कुंडे हो। They have that कि वो physicality factor को they can absorb it and they can hit you and you know the pace। आप देखें, मतलब फ्रांस is averaging 17 plus जिसको बोलते हैं ना shots per game during this tournament as compared to अगर आप मोरक्को की बात करें जो कि 12.8 है, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें डिफरेंस है। फ्रांस is very attacking, they take their chances from within the box, from outside the box। तो ये है कि obviously फ्रांस को ये मैच जो है अगर नॉर्मल टाइम में देखें तो अराउंड मतलब 50 to 60% इज चांस फ्रांस वुड विन। ड्रॉ की तरफ जाता है 30%, वेरी मिनिमल चांस जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 10% जो। अभी आपने बात की ना, देखें उनके पास भी अशरफ हकीमी है, इब्राहिम डियाज है, उनके पास भी अच्छे प्लेयर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको किसी चीज़ की कमी है, बट द प्रॉब्लम इज जब हम हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो लास्ट 6 गेम्स जो इन दोनों टीमों के दरमियान हुए हैं, फ्रांस हारा नहीं है और पिछले 3 में कम से कम 2 गोल किए हैं। तो फ्रांस को एक अपर हैंड तो यहाँ पे है। और लास्ट गेम भी हमें पता है सेमीफाइनल, लास्ट मीटिंग, लास्ट वर्ल्ड कप 2022 का सेमीफाइनल था 3.5 साल पहले। सो यस,
अगर एम्बापे रियल मैड्रिड में खेलता है तो ब्राहीम डियाज भी रियल मैड्रिड में खेलता है, ठीक है। इफ बारकोला या उस्मान डेम्बेले प्लेस फॉर पीएसजी, सो डज अशरफ हकीमी। तो मैन टू मैन मतलब क्वालिटी है उसी स्टैंडर्ड की लीग्स में, उसी स्टैंडर्ड की क्लब फुटबॉल दे आर प्लेइंग। सो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पिक, और दे नो अबाउट ईच अदर। देखिए जितने भी प्लेयर्स हैं, इवन जैसे हम इजिप्ट और अर्जेंटीना, इजिप्शियन प्लेयर्स भी जो है लाइक मो साला, वन ऑफ, you can argue he was one of the best players at one time, ठीक है, the way he played his football, इतने 9 साल लिवरपूल में रहे। तो ये सारे खिलाड़ी आजकल सारी टॉप लीग्स में खेलते हैं और इनको एक दूसरे के बारे में पता और होता है। मोरक्को के लिए हमें ये तो पता है कि जायंट किलर तो है। अभी हम बात करते हैं अर्जेंटीना, वो टीम अगर स्विट्ज़रलैंड को भी हरा देती है अर्जेंटीना, तो वो टीम हो जाएगी जो सेमीफाइनल में पहुंची वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की तारीख में और किसी टॉप 10 टीम से खेले बगैर। तो अभी जिस तरह से मोरक्को का रन रहा है, वो तो बड़ी टीमों को हराते हुए आ रहे हैं। आप देखें ना, अभी आपने शुरू में बोला कि मोरक्को हैज़ बीन अनबीटन थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, और अगर आप उनका पाथ भी देखें तो दे हैव कम अक्रॉस सम टीम्स। आप फ्रांस का भी पाथ देख लें, फ्रांस भी फाइट करता वही आ रहा है। सेनेगल इज नो स्प्रिंग चिकन, उसने बेल्जियम को कितनी मुश्किल से बेल्जियम जाके एंड में जीते, ठीक है, उसके खिलाफ 3 गोल स्कोर करना। दे फॉट अगेंस्ट नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे ने अपनी सेकंड स्ट्रिंग टीम खिलाई, लेकिन नॉर्वे भी कैसी है, वो भी क्वार्टर फाइनल में है। तो हर टीम को टॉप टीमें मिली हैं एक्सेप्ट फॉर अर्जेंटीना, विच इज़ अ डिफरेंट डिबेट। उस पर हम आते हैं। थोड़ा सा इनका ये रोड टू द क्वार्टर फाइनल एक नज़र डालते हैं। पहले फ्रांस का देखते हैं, किस तरह से फ्रांस किस टीम के खिलाफ क्या परफॉर्मेंस देकर यहाँ तक पहुँचा है। सेनेगल के खिलाफ उन्होंने कामयाबी हासिल की 3-1 से, इराक से वो जीते 3-0, नॉर्वे से जीते 4-1, स्वीडन से जीते 3-0, और पैराग्वे से जो हमने अभी बात की 1-0। बड़ा टफ मुकाबला था। ऑन द अदर हैंड अगर हम मोरक्को के रोड टू द क्वार्टर फाइनल देखें, तो जिसमें ब्राज़ील से वो 1-1 से उन्होंने बराबर किया था, स्कॉटलैंड से 1-0 जीते, फिर हेटी से 4-2 जीते, नेदरलैंड से पेनल्टीज़ पे बात गई 3-2 जीते, और कनाडा से 3-0 जीत के उन्होंने ये स्पॉट अपना रजिस्टर किया यहाँ का। दोनों का अगर सफ़र देखते हैं इस फीफा वर्ल्ड कप 2026 का, तो कैसा लगता है? देखें आप, साउथ अमेरिकन जायंट्स इन ब्राज़ील एंड नेदरलैंड्स, आप मोरक्को को 2 बड़ी टीमें हैं ना, 2 बड़ी टीम, एक तो 5 दफ़ा की आलमी चैम्पियन है, ठीक है, उधर आप फ्रांस की तरफ चले जाएं, सेनेगल से भी खेला, स्वीडन से भी खेला, नॉर्वे से भी खेला। तो हर टीम को ही जो है मतलब टफ ओपोनेंट्स मिले विच आर लिंगरिंग इन द टॉप 20 और द टॉप 10। सिर्फ एक अर्जेंटीना ही ठहरी है जिसको जो है मेरे ख्याल से जॉर्डन मिला था ग्रुप स्टेज में, अल्जीरिया मिला था, ऑस्ट्रिया था, एंड आई थिंक सो कोपो वर्डे था। कोपो वर्डे से जितना मुश्किल हो गया, इजिप्ट से इतना मुश्किल हो गया। और इजिप्ट से तो नहीं जीतना था, ऑब्वियसली इजिप्ट वाज फार डिजर्विंग टू विन दैट गेम, बट ऑब्वियसली। लेकिन अब ये जो हम बात कर रहे हैं अर्जेंटीना की, तो एक और कंट्रोवर्सी, ये वर्ल्ड कप जो है कंट्रोवर्सीज के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। और एक और तनाज़ा क्रिएट हो गया, और वो ये कि जो मोरक्को और फ्रांस का ये मैच है, इसमें तमाम ऑफिशियल्स जो हैं, तमाम रेफरीज जो हैं, उनका ताल्लुक अर्जेंटीना से है। तो इस पे शायकीन फ़ुटबॉल को स्क्रीन पे भी अगर हम दिखा सकें वो पिक्चर, के तमाम जो रेफरीज हैं वो अर्जेंटीना से हैं, और इसमें जो फैंस हैं वो इसको शर्मनाक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसा फैसला कैसे लिया जा सकता है कि ऐसी टीम के रेफरीज आपने रखे हैं जो इस वक्त इवेंट में मौजूद है, यानी वो अभी बाहर नहीं हुई है। तो लग ये रहा है कि किसी ना किसी तरीके से अर्जेंटीना को सपोर्ट मिल रही है। अब दिस इज़ डिबेटेबल, बट ये चल तो रहा है। क्या कैसे सपोर्ट मिल रही है, मैं इससे डिसएग्री करूंगा। वो जो रेफरी थे जो इजिप्ट और अर्जेंटीना के मैच में थे, उनका ताल्लुक कहाँ से था? फ्रांस से था, ठीक है ठीक है, तो वो अब उनको फेवर रिटर्न करेंगे शायद, ठीक है। हाँ, बात आप आर्ग्यू कर सकते कि भाई आगे तो जाके मिलेंगे ना, आगे फिर क्या करेंगे, तो आई एम श्योर कि फिर तब वो फ्रांस और आधे आधे कर लेंगे वो कि भाई लेकिन ऐसा होगा नहीं ऑब्वियसली। बट दिस इज समथिंग विच फीफा शुड लुक इनटू, बिकॉज ये अगर कोई चीज़ मुतनाज़ा बन रही है और आप नए तनाज़े क्रिएट करते जा रहे हैं, तो दिस इज गोना कॉज, आई मीन दिस रेजेस आई ब्राउज, ठीक है। अब फीफा की रेफरिंग की टीम वो पियरलीजी कोलिना आके बोल रहे हैं कि जी सब कुछ फेयर था, लेकिन द फैंस, और आजकल देखें नजीब सोशल मीडिया का दौर है, हर इंसान, एवरीवन वेंट्स आउट देयर ओपिनियन। उसने क्या करना है, कैमरा लेना है फ़ोन से और उसने अपने ओपिनियंस करके रील अपलोड कर देनी है, वीडियो अपलोड कर देनी है, ही गेट्स थाउजेंड्स ऑफ व्यूज़ एंड देयर ओपिनियन गेट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एंड दिस इज़ द सेंटिमेंट। और मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, टॉकिंग अबाउट ऑल द जितने भी दुनिया के बड़े जरीदे हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि मतलब
दिस इज नॉट व्हाट इट इज। आप मार्केटिंग एस्पेक्ट को लेके चल रहे हैं, आप एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लेके, मॉनेटरी एस्पेक्ट को लेके चल रहे हैं कि मेसी इज गुड। अब ये बरतानवी मीडिया स्काई स्पोर्ट्स भी बात कर रहा है कि जी बिकॉज एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लेके टिकट बिकेंगे, ही इज़ गुड फॉर द टूर्नामेंट के मेसी की रिप्रेजेंटेटिव बिकॉज ही इज़ द फेस ऑफ फीफा और द वर्ल्ड कप राइट नाउ। ठीक है, आई डोंट थिंक सो। इस वक्त जितनी पॉपुलैरिटी हालैंड गेन कर रहा है ना, और जितने फैंस हैं, ठीक है, जो लोग इंग्लिश प्रीमियर लीग इतना नहीं देखते, जो सिर्फ बैनुल-अक़वामी फुटबॉल देखते हैं हर 4 साल बाद, अब वो देख रहे हैं कि यार देयर इज अ न्यू किड इन टाउन, देयर इज अ न्यू फेस, अर्लिंग हालैंड। ठीक है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। एम्बापे ऑलरेडी एक स्टार है, ऑलरेडी वो 2018 वर्ल्ड कप जीता, अब एम्बापे के साथ आपको हालैंड भी दिख रहा है। तो ऑब्वियसली मेसी का अब वो फ्लैग नहीं कैरी कर पा रहा फीफा का, और अपनी मैं ये समझता हूँ जो भी फीफा की स्ट्रैटेजी, देखिए इसमें मेसी का कोई कसूर नहीं है। मेसी एक अजीम खिलाड़ी है, रोनाल्डो एक अजीम खिलाड़ी है, ठीक है ना, आप उनकी एबिलिटी को नहीं कह सकते, लेकिन ये जो फीफा की जो भी स्ट्रैटेजी है उनकी लेगेसी को तो टार्निश कर रही है ना। सही है, बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल सही है। इस पर हम बात करेंगे क्योंकि वाले गेम पे काफ़ी सारे सवालात हैं और उन सवालात का हम थोड़ा सा जवाब निकालने की कोशिश करेंगे। और इजिप्शियन जर्नलिस्ट मोमिन अली हमारे साथ होंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि इजिप्शियन जर्नलिस्ट मोमिन अली हमारे साथ होंगे। यूट्यूब पे बड़े मशहूर हैं एज फुटी जज मो। अली स्टूडियो में मौजूद हैं, मोमिन साथ हैं। मोमिन, हेलो एंड वेलकम टू द शो। My first question is, what are the sentiments in Egypt after being robbed of such big win on such a big platform, on such a big stage? Hello, everyone. Just to give you a quick update of what is going on in Egypt, everyone has resentment to FIFA. They are now convinced that there was corruption that has happened, that it is not only about Argentina, that FIFA favors the bigger teams for marketing purposes, and they wanted Argentina to go through. And they couldn't do anything about the goals that Egypt scored, but they could do something about the second goal that Egypt scored that was rolled off. And they set the standards, and the problem is the referee. We're not saying he's corrupt, but it's clearly that he was instructed or something in the back of his head that he wanted Argentina to win. And when the opportunity came at the end, and there was a VAR that should have been checked at the end, they didn't check it because there was a clear pull from McAllister on our player Hamdi Fathi, and there was another one that could have been checked. And a lot of people here in Egypt are saying that if the rules were reversed, we were sure that they would have checked VAR for 10 minutes just to make sure that Argentina, like, it's not the same stick. You do not measure the teams with the same stick. Again, the same situation, even the Lisandro Martinez one, the same situation happened. Yes, in Mo, the my Austria question game is with Argentina. Austria game with Argentina. My question He didn't check the VAR back. And my question is regarding Lisandro Martinez. Wasn't the linesman there? It was right in front of his eyes to flag the foul. If it was a foul on Lisandro Martinez, why was the game allowed to continue till the other end of the pitch? And then when the Argentinian players complained, if the linesman did not flag for a foul, why was it referred to VAR? This is my question. The protocol says it can go to VAR because it's the same build-up. My problem isn't them calling the foul. The referee can miss it. I have to be fair at the end. The referee doesn't have all the angles. The linesman doesn't have all the angles. But you set the standards. I cannot go and tell Ali that you have to do this, and then I tell Najib that you got to do something else. I have to be fair. And if you set the standards for calling a soft step on the toe on Lisandro Martinez, you have to have the same stick when you're refereeing Egypt. And the problem has always been the case is that they are refereeing the game differently for different teams because of the market. I was listening to you guys, and I can understand a little bit of what you guys are saying. And you were talking about the marketing, you were talking about the tickets, you were talking about the viewership. And I'm going to be completely honest with you. No one wants to watch Egypt play Switzerland in a quarterfinal of the World Cup, but millions and millions of viewers will watch Messi play in the quarterfinal. Very true. It will be a loss for them if Egypt reached the quarterfinal and play Switzerland. That game will be dead. That game wouldn't get the same viewership, wouldn't get the same sponsorship. And one of the main things that nobody is speaking about now is betting. No one will bet as much on Egypt versus Switzerland as the millions and the billions that will be spent on betting on Messi playing in the World Cup on Argentina. And it's nothing against Messi. I like Messi. He's a great footballer. He's probably arguably the best footballer to ever play the game.
But it's all about marketing, and that what makes this World Cup is an unfair tournament. It started with Trump calling out a red card, something that is unprecedented. And we've never seen this in our life in football. Like, it's very strange that a president go publicly and say, yes, I called Infantino. Let's get this guy playing. Bro, it is not your playground. This is not your playground. This is the World Cup. That's Trump treating this as his own golf yard, like he goes to Miami and plays golf. It is not. It's the World Cup. It's the biggest stage in world football. There's billions of people that are affected by this, and it is very upsetting. And I'm sure that there's more fans are being upset, even more than Egyptians. I've spoken to my English friends. I've spoken to my French friends, Italian friends, and everyone is upset about it. And I'm sure you guys are. Thank you, Momin. Thank you so much for your time. Thank you. And you must be very proud of your team. They did really well. Thank you. मोमिन अली हमारे साथ थे, इजिप्शियन जर्नलिस्ट। थोड़ा सा हम उसको जो उनकी बातें थी उस पर वो कह रहे हैं कि ये तो फैक्ट है कि ऑब्वियसली अगर इजिप्ट पहुंचेगा और वो सेमीफाइनल खेल रहा होगा तो वो उस तरह का क्राउड नहीं आएगा, वो व्यूअरशिप नहीं आएगी, और फिर एक बहुत बड़ा पार्ट होता है बैटिंग का, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये बात समझ में आती है। बट जिस तरह से इस गेम की इंटेग्रिटी को ख़राब किया है, और स्पेशली वो शुरुआत वहीं से हुई थी कि प्रेसिडेंट कॉल करके कह रहे हैं कि हमारा मेन प्लेयर जो है वो बाहर हो गया है, मुझे नहीं लगता कि वो रेड कार्ड सही दिया गया था, तो वो वापस ले लिया जाए, और कर भी दिया ये काम। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली गेम को खराब कर रही हैं। अली क्या कहेंगे? बड़ी एक उन्होंने अच्छी बात की कि कौन स्विट्जरलैंड और इजिप्ट का मैच देखना चाहेगा। ठीक है, आप आज बात कर रहे हैं कि यार आई वांट टू वॉच फ्रांस वर्सेस मोरक्को, या इंग्लैंड और नॉर्वे की बात हो रही है ना, क्योंकि बराबर का टाकरा है। तो मिस्र का मुकाबला आप स्विट्जरलैंड के साथ करें तो वो व्यूवरशिप, वो अपील, वो मार्केटिंग अपील नहीं मिलेगी। देखिए फीफा के ऊपर इस वक्त ये भी तनकीद हो रही है, सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म है कि ये जो हाइड्रेशन ब्रेक्स हैं, दीज आर बेसिकली स्पॉन्सरशिप ब्रेक्स। बट दैट इज गुड। मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एज अ फुटबॉलिंग, वो आप किसी फुटबॉलर से जाके पूछें, वो मोमेंटम को ब्रेक करता है। इट डजंट मैटर। देखो जब गेम कमर्शियल होता है ना, अब क्रिकेट में तो आपके पास इनफैक्ट वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आता है, ओवर्स के बीच में ऐड चलते हैं, या यही मैं कह रहा हूँ। तो फुटबॉल में वो अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है कि राइट फ्रॉम द वर्ड गो आप 45 मिनट तक कुछ भी नहीं कर सकते। तो फुटबॉल इज ऑलरेडी ह्यूज। दिस इज इसी वजह से उनको स्पॉन्सरशिप और पैसे के लिए, दिस इज एन अमेरिकन एस्पेक्ट टोटली। यू वुड ओनली सी दिस इन अमेरिका। आई थिंक नाउ दिस इज द न्यू थिंग। आई डोंट ये हाइड्रेशन ब्रेक वाला फॉर्मूला आगे चलेगा, बिकॉज शायद वर्ल्ड कप्स में चले, शायद ठीक है, डोमेस्टिक लीग्स में आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। बट सेकेंडली यहाँ पे जो मोमिन अली की भी बातें थी, उसमें से एक और चीज़ भी थी ना, VAR का जो सही इस्तेमाल नहीं है, द प्रॉपर यूजेज ऑफ VAR। वो किस वक्त कॉल करना है, किस वक्त नहीं करना, क्यों कॉल करना था लिसांड्रो मार्टिनेज के फाउल के ऊपर, एंड व्हाई वाजंट इट कॉल्ड मोहम्मद सलाह के फाउल exactly. जब वो आपने कंसिस्टेंसी रखनी है। इफ यू कॉल्ड इट टू चेक, अगर वो सही है तो ये कैसे गलत है, और अगर वो गलत है तो ये भी गलत है, मतलब ये समझ में नहीं आती। अगर आपने इजिप्शियन के लिए कॉल किया कि अर्जेंटीनियंस ने कंप्लेन की उनके ऊपर फाउल है, तो जब मो सलाह इजिप्शियन कंप्लेन करे कि मेरे ऊपर फाउल हुआ, तो यू शुड हैव सेंड इट, दैट गोल शुड आल्सो हैव बीन चेक। दिस इनकंसिस्टेंसी, इट इज व्हाट टार्निशिंग द इमेज एंड टेकिंग अगेन नथिंग अवे फ्रॉम मेसी। ही इज ऑन द पिच, जो डिसीजन रेफरी के होंगे चाहे उसके बेनिफिट में नहीं हो, ही विल टेक इट एज दे कम। सो यू कैन नॉट क्रिटिसाइज सच। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम के एंड में आपको ये बताते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप में कई बड़े नाम जो हैं वो इवेंट से बाहर हो गए हैं, और उसके हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है। does his part by standing in front of the keeper. कोडी गैप को नीदरलैंड्स को आगे ना ले जा सके, मराकश ने उम्मीदों पर पानी फेरा। जी, तो बहुत सारे स्टार्स बाहर हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टार्स इस रेस में हैं कि गोल्डन बूट किसके हाथ आता है। वो नाम भी आपको दिखा देते हैं, जिसमें ऑब्वियसली मेसी ऑन टॉप विथ 8 गोल्स, एम्बापे के 7, हालैंड के 7, हैरी केन के 6 और उस्मान डेम्बेले के 4। तो ये है पोजीशन इस रेस की फॉर द गोल्डन बूट। फाइनल थॉट्स अली, क्या होने जा रहा है? क्या हम फ्री फ्लोइंग फुटबॉल देखेंगे फ्रांस की तरफ से, या वही 0-0 पहला हाफ रहेगा और फिर आखिर में गोल होगा? क्या होने जा रहा है? गोल्स होंगे दोनों तरफ से होंगे। फ्रांस माइट जस्ट एज इट, प्रोबब्ली यू कांट प्रेडिक्ट द स्कोर, बट इट 2-1, 2-0, 2-1, लेकिन गोल्स होंगे। जी बिल्कुल गोल्स होंगे, क्योंकि दोनों टीमें। एंड यू थिंक फ्रांस इज फेवरेट, क्लियर फेवरेट?
ठीक है, थैंक यू सो मच। अली तैयार थे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।